Welcome to my channel Business Study Chapter 7 Class 11 Source of Business Finance. In last video, that is in part 2, we have discussed Owners Fund. In Owners Fund, we have discussed retained earning and equity share and preference share. Now, we are moving towards the borrowed fund, part 3. In this video, we will discuss about the debentures, public deposits and trade credits. Let's start. What is debenture? Debenture और बॉन्ड क्या होता है? debenture पहले हमें ये जानना है. Debenture are the important instrument for raising long term capital. लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है. ए कंपनी कैन रेज फंड थ्रू इशू ऑफ डिवेंचर. पैसा जिस तरह शेयर इशू करके पैसा आता है, रिटेन्ड अर्निंग करके पैसा आता है, उसी तरह डिवेंचर इशू करके भी पैसा आता है, जिसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट हमें देना पड़ता है. जिस तरह हम बैंक से लोन लेते हैं उसी तरह हम पब्लिक से भी लोन ले सकते हैं और उसको हम सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, जिसको हम लोग डिवेंचर कहते हैं. तो डिवेंचर इशूड बाय अ कंपनी इज एन एक्नॉलेजमेंट. ये डेफिनेशन है डिवेंचर का कि जो डिवेंचर इशू करता है कोई भी कंपनी, वो एक एक्नॉलेजमेंट दैट द कंपनी हैज बोरोड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विच इज इट्स प्रॉमिस टू रीपे ऑफ फ्यूचर डेट. इसका मतलब हुआ कि डिवेंचर ने कंपनी ने डिवेंचर इशू किया है. इसका मतलब हुआ कि कंपनी ने उधार लिया है, कुछ पैसा उधार लिया है और प्रॉमिस किया है एक सर्टिफिकेट के थ्रू कि वो फ्यूचर में एक स्पेसिफिक डेट पे वो पैसा वापस करेगा. डिवेंचर होल्डर आर देयरफॉर टर्म्ड एज क्रेडिटर. जो भी डिवेंचर खरीदता है वो कंपनी का क्रेडिटर कहलाता है. डिवेंचर होल्डर आर पेड अ फिक्स्ड स्टेटेड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. डिवेंचर होल्डर को एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है स्पेसिफिक इंटरवल पे, से 6 मंथ और 1 ईयर पे उसे इंटरेस्ट मिलता है. पब्लिक इशू ऑफ डिवेंचर रिक्वायर्स दैट द इशू be rated by the credit rating agency CRISIL on aspects like track record of the company, its profitability, debt servicing capacity, credit worthiness and perceived risk of lending. डिवेंचर अगर कोई कंपनी इशू करना चाहती है तो उससे क्रिसिल से परमिशन लेना पड़ेगा. क्रिसिल एक ऐसी एजेंसी है जो आपके डिवेंचर की रेटिंग करती है कि आपका डिवेंचर पब्लिक के द्वारा खरीदे जाने लायक है कि नहीं, आपकी कंपनी इतनी अच्छी है कि वो डिवेंचर इशू कर सके, पब्लिक को इंटरेस्ट दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी. इसके लिए जो एक एजेंसी है क्रिसिल, क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो रेटिंग करती है कंपनी का. कंपनी डिवेंचर जो इशू करती है उससे फिक्स्ड इंटरेस्ट देती है, लेकिन जीरो इंटरेस्ट डिवेंचर भी इशू किया जाता है विच डू नॉट कैरी एनी एक्सप्रेस रेट ऑफ इंटरेस्ट has also become a popular recent year. The difference between the face value of debenture and its purchase price is the return of the investor. फेस डिवेंचर का फेस वैल्यू और परचेज प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है वही रिटर्न माना जाता है जीरो इंटरेस्ट डिवेंचर में. जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता है ऐसे डिवेंचर डिस्काउंट में इशू किए जाते हैं. तो जितने में आप खरीदे हैं और जो उसका फेस वैल्यू है उसके बीच का जो डिफरेंस है वही आपके लिए डिस्काउंट इंटरेस्ट माना जाएगा. और ऐसे डिवेंचर को जो जीरो इंटरेस्ट डिवेंचर होते हैं उसको बॉन्ड कहा जाता है. तो इस तरह हम लोगों ने डिवेंचर देखा. डिवेंचर के क्या क्या फीचर है कि एक बोरोड फंड है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, कंपल्सरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. कंपनी चाहे डूब ही क्यों नहीं रही हो लेकिन उसे डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा. डिवेंचर में पैसा लगाना एक इन्वेस्टर के तरफ से देखा जाए तो सिक्योर है. डिवेंचर का पैसा कंपनी को एक फिक्स पीरियड के बाद डिवेंचर होल्डर को वापस करना पड़ता है. डिवेंचर जो खरीदता है उसको कोई वोटिंग राइट नहीं होती है कंपनी में. कुछ डिवेंचर ऐसे भी होते हैं जो शेयर में कन्वर्ट करने का फैसिलिटी कंपनी देती है. वैसे डिवेंचर कई तरह के होते हैं, वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे अगले स्लाइड में. डिवेंचर सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए तो अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड दो तरह के डिवेंचर होते हैं. कुछ डिवेंचर ऐसे होते हैं जो एसेट्स गिरवी रख के कंपनी इशू करती है, उसको सिक्योर डिवेंचर बोलते हैं. जिसमें कोई एसेट्स मॉर्टगेज नहीं होता है उसको अनसिक्योर डिवेंचर बोलते हैं. रिडेम्पशन की बात करें तो रिडेम्पशन के हिसाब से दो तरह के डिवेंचर होते हैं जो कंपनी के पूरे लाइफ में कभी रिडीम नहीं होगा, मतलब डिवेंचर होल्डर को पैसा वापस नहीं किया जाएगा. ऐसे डिवेंचर को इररेडीमेबल डिवेंचर बोलते हैं या नॉन रिडीमेबल डिवेंचर बोलते हैं. लेकिन अगर पैसा वापस होगा तो उसको रिडीमेबल डिवेंचर बोलते हैं. रिकॉर्ड्स की बात करें
तो डिवेंचर दो तरह का होता है, रजिस्टर्ड डिवेंचर और बियरर डिवेंचर। रिकॉर्ड के हिसाब से दो तरह के डिवेंचर होते हैं, रजिस्टर्ड और एक बियरर डिवेंचर। कन्वर्टिबल फैसिलिटी के हिसाब से डिवेंचर दो तरह के होते हैं, कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। प्रायोरिटी के हिसाब से डिवेंचर दो तरह के हो सकते हैं, फर्स्ट डिवेंचर और सेकंड डिवेंचर। ये सब क्लासिफिकेशन है डिवेंचर के। डिवेंचर इशू करने से कंपनी को क्या फायदा है? पहला फायदा है कंपनी के अगर इन्वेस्टर के हिसाब से देखा जाए तो इन्वेस्टर का जो पैसा होता है वो सेफ होता है डिवेंचर में। कैसे सेफ होता है? डिवेंचर जो होता है वो ऐसे इन्वेस्टर खरीदते हैं जिसको जो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और जिन्हें फिक्स्ड इनकम चाहिए, ऐसे लोग डिवेंचर खरीदते हैं। तो अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डिवेंचर उनके लिए सेफ होता है। दूसरा है कंट्रोल। डिवेंचर होल्डर को तो वोटिंग राइट होती नहीं है, डू नॉट हैव वोटिंग राइट, तो इसीलिए कंपनी के कंट्रोलिंग में उनका कोई इंटरफेयर नहीं होता है, नो कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट। डिवेंचर लेस कॉस्टली है कंपनी के लिए। किस तरह? डिवेंचर इसलिए लेस कॉस्टली है क्योंकि डिवेंचर को इशू करने में फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत कम पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर से लेस कॉस्टली माना जाता है। टैक्स सेविंग होता है। क्यों टैक्स सेविंग होता है? क्योंकि डिवेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं उसको अपने पीएल अकाउंट में हम माइनस कर सकते हैं। माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट कम आएगा। जब हमारा नेट प्रॉफिट कम आएगा तो हमारा इनकम टैक्स कम लगेगा, सरकार को कम इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो डिवेंचर इशू करने से ये फ़ायदा है कि आपको टैक्स में सेविंग होती है। लेकिन डिवेंचर के कुछ डिमेरिट्स भी हैं। क्या है? फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। अगर आप एक ऐसी कंपनी है जिसका अर्निंग हमेशा स्टेबल नहीं है, कभी अर्निंग होगी और कभी नहीं होगी, तो आपके लिए डिवेंचर अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि डिवेंचर होल्डर को आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट हमेशा पेमेंट करना पड़ेगा। देयर इज अ ग्रेटर रिस्क व्हेन देयर इज नो अर्निंग बिकॉज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हैज़ टू बी पेड इफ द कंपनी सफर लॉस। क्योंकि कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी डूब रही है, कंपनी का हालत चाहे कितना भी खराब हो, लेकिन डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये डिवेंचर ऐसे कंपनियों के लिए अच्छा नहीं है जिसकी अर्निंग अच्छी नहीं है। दूसरा है चार्ज ऑन एसेट्स। डिवेंचर इशू करने से पहले कंपनी को अपना एसेट्स मॉर्टगेज रखना पड़ता है। अपना एसेट्स को डिवेंचर ट्रस्ट डीड के पास मॉर्टगेज रखना पड़ता है। तो अब मॉर्टगेज रख देंगे, अपना एसेट बंधक रख देंगे, तो उस एसेट्स को हम फ्रीली यूज नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ये एक डिमेरिट हो गया डिवेंचर इशू करने का। तीसरा है रिडक्शन इन क्रेडिबिलिटी। कोई कंपनी अगर डिवेंचर इशू कर रही है, इसका मतलब कंपनी लोन ले रही है। तो अगर आप लोन पहले से लिए हुए हैं तो आपके कंपनी में कोई दूसरा आदमी पैसा लगाना नहीं चाहेगा। उसे लगेगा कि इस कंपनी के पास पैसे का बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए लोन लेके रखी हुई है। तो आपकी जो कैपेबिलिटी है वो घट जाती है और लोन लेने की कैपेसिटी आपकी घट जाती है, क्योंकि डिवेंचर ऑलरेडी एक तरह का लोन है। तो इसलिए और अगर आपको लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको नहीं मिलेगा जल्दी लोन, क्योंकि आप पहले से डिवेंचर इशू करके रखे हुए हैं। शेयर्स और डिवेंचर में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? शेयर तो कैपिटल है, शेयर में जो पैसा लगाता है वह एक तरह का कैपिटल है, लेकिन डिवेंचर तो कैपिटल नहीं है, लोन है। शेयर में जो पैसा लगाता है उसको हम डिविडेंड देते हैं, लेकिन जो डिवेंचर होल्डर से हम पैसा लेते हैं उसको हम इंटरेस्ट देते हैं। शेयर होल्डर को हम वोटिंग राइट देते हैं, अपने मैनेजमेंट में डिसीजन लेने का उसे राइट होता है, लेकिन डिवेंचर होल्डर को कोई वोटिंग राइट नहीं होती है। शेयर होल्डर शेयर खरीदने वाले को शेयर होल्डर बोलते हैं, लेकिन डिवेंचर खरीदने वाले को क्रेडिटर भी बोल सकते हैं या डिवेंचर होल्डर बोलते हैं। शेयर दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, लेकिन डिवेंचर के तो बहुत सारे टाइप्स हैं। सिक्योरिटी की बात करें, नॉट सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज। शेयर पे कोई एसेट्स का चार्ज नहीं होता है, लेकिन डिवेंचर पे एसेट्स मॉर्टगेज रख करके डिवेंचर इशू किया जाता है, तो एसेट्स पे चार्ज होता है। इस तरह हमने देखा शेयर और डिवेंचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है? बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जो पब्लिक से, जिस तरह हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं उसी तरह कंपनियां पब्लिक से पैसा जमा करवाती है और उसे इंटरेस्ट देती है। पब्लिक को ज़्यादा इंटरेस्ट देती है, इस लोभ में पब्लिक उस कंपनी को पैसा देती है। अब वो कंपनी पैसा पे उस पैसे को फ्रीली यूज करता है और पब्लिक को इंटरेस्ट देता है। तो ऐसे डिपॉजिट्स को हम लोग बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 1 लाख रुपया है और हम बैंक में उसको रख रहे हैं, बैंक हमें 7% इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन रिलायंस कंपनी ने बोला कि आप मेरे पास रखिए,
या श्रीराम फाइनेंस ने बोला कि आप मेरे पास रखिए, आपको हम 15% इंटरेस्ट देंगे। तो हम इंटरेस्ट के लोभ में हम श्रीराम फाइनेंस या रिलायंस कंपनी के पास हमने अपना पैसा रख दिया 1 साल 2 साल जितने साल के लिए, और हमें 15% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ऐसे फाइनेंस को हम लोग पब्लिक डिपॉजिट्स बोलते हैं। तो कंपनी जिसको पब्लिक डिपॉजिट इशू करती है, पब्लिक से पैसा लेती है, ये भी कंपनी के सोर्स ऑफ फाइनेंस का एक बहुत बड़ा पार्ट है। The deposits that are raised by company directly from the public are known as public deposit. डायरेक्टली हम पब्लिक से पैसा लिए और उस पैसे को अपने बिजनेस में हम यूज करेंगे, उसको पब्लिक डिपॉजिट बोलते हैं। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ऑफर किया जाता है वह बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है, तभी पब्लिक आपके यहाँ पैसा रखेगी। बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर होगा या उससे कम होगा तो पब्लिक आपके पास पैसा नहीं रखेगी, क्योंकि उसको बैंक ज़्यादा सेफ फील होगा। This is regulated by the RBI and cannot exceed 25% of share capital in reserve. कोई भी कंपनी अपने शेयर कैपिटल या रिजर्व का 25% से अधिक पब्लिक डिपॉजिट नहीं रख सकती। यह आरबीआई की तरफ से रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, नहीं तो कंपनियां अधिक से अधिक पब्लिक का पैसा लेकर के ही बिजनेस करना शुरू कर देगी और बाद में उस पैसे को डुबा देगी। तो इसीलिए आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा है कि 25% से अधिक कोई भी कंपनी पब्लिक डिपॉजिट से पैसा नहीं ले सकती। लेकिन पब्लिक डिपॉजिट्स के कुछ मेरिट्स भी हैं। क्या मेरिट्स हैं? नो चार्ज ऑन एसेट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स पब्लिक से पैसा लेती है, यहाँ पे कंपनी को अपने एसेट्स को गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरह से कंपनी का एसेट्स फ्री रहता है, कंपनी उसको जैसे चाहे वैसे यूज कर सकती है। टैक्स सेविंग होता है, क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट हम पब्लिक को पे करेंगे वो पब्लिक उस इंटरेस्ट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस करेंगे, हमारा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। नेट प्रॉफिट पे टैक्स हमें जो लगेगा वो कम देना पड़ेगा, तो इस तरह हमारा टैक्स सेविंग होगा। सिंपल प्रोसीड्यूर, पब्लिक डिपॉजिट से पैसा लेने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, शेयर और डिबेंचर से सिंपल है। कंट्रोल में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट्स में जो भी पैसा लेते हैं, पब्लिक को तो कोई वोटिंग राइट हम देते नहीं है, इसीलिए कंपनी के कंट्रोल पे कोई डाइल्यूजन नहीं होता है। लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स हैं। क्या डिमेरिट्स हैं? यह एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, पब्लिक से हम बहुत लंबे समय के लिए पैसा नहीं ले सकते। एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो पब्लिक डिपॉजिट सुटेबल नहीं है। लिमिटेड फंड होता है, पब्लिक से हम बहुत ज़्यादा पैसा ले नहीं सकते, क्योंकि हमें रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है 25% का, तो इसलिए हमारे लिए फंड कम हो जाता है हमारे कंपनी के ग्रोथ के लिए। नॉट सुटेबल फॉर न्यू कंपनी, नई कंपनी के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि नई कंपनी पे तो पब्लिक भरोसा ही नहीं करती। जब पब्लिक भरोसा नहीं करेगी तो पब्लिक डिपॉजिट मिलेगा कैसे? इसीलिए नई कंपनी के लिए सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट बोरोड फंड हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट बहुत आम फंड है, मतलब ये एक छोटा से छोटा बिजनेसमैन जो होता है उसको भी ट्रेड क्रेडिट से फाइनेंस मिलता है। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे एक बायर है और एक सेलर है। सेलर ने गुड्स बायर को बेचा और बायर ने उसको पेमेंट नहीं किया, पैसा नहीं पेमेंट किया। तो पैसा नहीं पेमेंट किया तो बायर को फ्री में गुड्स तो मिला नहीं, पैसा तो बाद में देना ही है, लेकिन उधार में गुड्स मिल गया। तो वो जो उधार है, इसी उधार को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। ड्यू मनी कैन बी पेड एट लेटर ऑन मेंशन ऑन द टर्म ऑफ सेल। अब यहाँ पे होलसेलर और रिटेलर को ट्रेड क्रेडिट का सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। जैसे एक रिटेलर है, उसको एक दुकान में अपना सामान भरने के लिए 10 लाख रुपया चाहिए। 10 लाख रुपया वो बैंक से लोन लेगा तो उसे बहुत इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जहाँ से भी पैसा लेगा उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन होलसेलर ने बोला कि ठीक है, आप 10 लाख का सामान हमारे यहाँ से ले जाइए, 3 महीने के उधार पे आपको दे रहे हैं, आप बेच करके धीरे धीरे हमें पैसा दे दीजिएगा। तो इस तरह के फाइनेंस को हम लोग ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। ट्रेड क्रेडिट इज द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेस को उधार का फैसिलिटी जो देता है उसी को हम लोग ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज द परचेज ऑफ सप्लायर विदाउट इमीडिएट पेमेंट। इसमें सामान खरीद लेते हैं हम बिना तुरंत पेमेंट किए, उधार पे सामान खरीदते हैं, बाद में बेच के हम पेमेंट कर देते हैं। सच क्रेडिट अपीयर्स इन द रिकॉर्ड्स ऑफ बायर्स ऑफ गुड्स एज सन्ड्री क्रेडिटर और अकाउंट पेएबल। बायर इसको सन्ड्री क्रेडिटर्स बोल के लिखता है और सेलर इसको सन्ड्री डेटर बोल के लिखता है। ट्रेड क्रेडिट इज कॉमनली यूज्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ट्रेड क्रेडिट का पैसा जो है लॉन्ग टर्म फाइनेंस में यूज नहीं होता है, लंबे समय के लिए हम उधार तो ले नहीं सकते, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए यूज होता है। इट इज ग्रांटेड टू दोज कस्टमर हु हैव रीजनेबल अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड गुडविल। सारे कस्टमर को, सारे ट्रेडर को ये
ये उधारी नहीं मिलती है। जिसका इज्जत बहुत अच्छा है मार्केट में, फाइनेंशियल रूप से जो स्ट्रांग है, उसी को ये फैसिलिटी मिलता है। द वॉल्यूम एंड पीरियड ऑफ क्रेडिट एक्सटेंडेड डिपेंड ऑन द फैक्टर सच एज रेपुटेशन एंड द परचेजिंग फर्म, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द सेलर, वॉल्यूम ऑफ परचेज, पास्ट रिकॉर्ड, पेमेंट, डिग्री ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। अब कितना आपको उधार मिलेगा ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपका रेपुटेशन अच्छा है, ज़्यादा उधार मिलेगा। रेपुटेशन खराब है तो कम उधार मिलेगा। फाइनेंशियल पोजीशन अगर अच्छा है तो ज़्यादा उधार मिलेगा। आप ज़्यादा सामान खरीदते हैं, ज़्यादा उधार मिलेगा। कम सामान खरीदते हैं, कम उधार मिलेगा। आपका पास्ट रिकॉर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पिछली बार उधार लिए तो टाइमली पेमेंट किए थे कि नहीं किए थे, इस पर भी डिपेंड करेगा आपको कितना उधार मिलेगा। मार्केट में कंपटीशन कैसा है, मार्केट में उधार देने के लिए कंपटीशन लगा हुआ है तो आपको आसानी से उधार मिल जाएगा। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट में वेराई फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर एंड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक आदमी से दूसरे आदमी या एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री में इसका जो कंडीशंस है वो चेंज होता रहता है। ए फर्म में ऑल्सो ऑफर डिफरेंट क्रेडिट टर्म्स टू डिफरेंट कस्टमर। दो अलग अलग कस्टमर, मान लो दो कस्टमर हमारे पास आया सामान लेने उधार का, एक दोनों 1 लाख रुपया का सामान लेने आया, तो हम दोनों को जरूरी नहीं है कि 1 लाख का उधार दें। हम कस्टमर के हिस्ट्री, कस्टमर का ट्रैक रिकॉर्ड देख करके उसे उधार देते हैं। ट्रेड क्रेडिट के कुछ फायदे हैं। ट्रेड क्रेडिट एक बहुत कन्वीनियंट सोर्स है पैसा का। इसमें पैसे पे कोई इंटरेस्ट देना नहीं होता है, बहुत कन्वीनियंट तरीके से हम उधार ले सकते हैं और ये आसानी से अवेलेबल भी है। अगर आपकी क्रेडिट फैसिलिटी, आपका रेपुटेशन अच्छा है मार्केट में तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ट्रेड क्रेडिट जो है सेल्स को प्रमोट करता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स को ट्रेड क्रेडिट प्रमोट करने का काम करता है, क्योंकि इसके कारण आपका सेल्स बढ़ जाएगा। If an organization wants to increase its inventory level in the order to meet expected rise in the sales volume the near future, it may use trade credit to finance the same. अगर इन्वेंट्री लेवल हम बढ़ा के रखना चाहते हैं, मान लें हम रिटेलर हैं, हम अपना स्टॉक बढ़ा के रखना चाहते हैं, तो हम आसानी से ट्रेड क्रेडिट से अपना इन्वेंट्री लेवल को बढ़ा के रख सकते हैं। इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज। इस कोई एसेट्स को आपको गिरवी रखने की जरूरत नहीं है उधार लेने के लिए। तो ये फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। बहुत आसानी से मिल जाता है, इसी कारण बहुत ज़्यादा आप ले लेते हैं, उधारी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं और इसके बाद में आप सेल नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए रिस्क हो जाएगा। दूसरा नुकसान ये है कि इसमें बहुत कम पैसा मिलता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड उधार में मिलता है, बहुत ज़्यादा पैसा आपको नहीं मिलेगा। इट इज़ जनरली अ कॉस्टली सोर्स। कैसे कॉस्टली होता है? कॉस्टली इस मायने में होता है कि आप जब उधार में सामान लीजिएगा तो आपका जो होलसेलर है आपसे कुछ हिडन चार्ज ज़्यादा लेगा, जो कैश में लेगा उससे कम लेगा और आपसे ज़्यादा लेगा, तो इसलिए कॉस्टली हो जाता है। इस तरह हम लोगों ने ट्रेड क्रेडिट का मेरिट्स और लिमिटेशन देखा। इसके साथ ही हम लोग इस वीडियो में 3 टॉपिक को कवर कर लिए, डिवेंचर, ट्रेड क्रेडिट एंड पब्लिक डिपॉजिट। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरनेशनल फाइनेंस। इसी के साथ ही आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।